नमस्कार जी। ट्वेल्थ के बच्चों के लिए अब चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स आव्यूह। मैट्रिक्स चैप्टर जो है इसके अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो हम लोग मैट्रिक्स का परिचय करेंगे, दूसरा इसके प्रकार को समझेंगे, और तीसरा पॉइंट इस चैप्टर में हम लोग ये कुछ संक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। 12th के हिसाब से अगर बात करें हम लोग अभी, तो टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मैट्रिक्स का परिचय समझेंगे, मैट्रिक्स का प्रकार क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे, मैट्रिक्स की संक्रिया मैट्रिक्स के ऊपर किस तरह से परिभाषित होती है उसके बारे में बात करेंगे। किस पॉइंट पे कितने नंबर का कैसा क्वेश्चंस बनेगा, ये हम लोग जो टॉपिक की डिटेल्स में जाएंगे उस वक्त बात करते जाएंगे। तो पहला हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है। परिचय के अंदर जो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो है इसकी परिभाषा, कि मैट्रिक्स कहते हैं किसको हम लोग, परिभाषा क्या इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो अगर परिभाषा को पहले हम लोग लिखें यहाँ पे, तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में लिख लेता हूँ मैं कि आंकड़ों के आयताकार कोष्ठक द्वारा प्रदर्शन को मैट्रिक्स कहते हैं। कि अगर हमारे पास आंकड़े हैं और उस आंकड़ों को अगर हम लोग आयताकार कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाता है। अब आंकड़ों का मतलब हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का संग्रह, जहाँ पे संख्या हमारे पास में होगी। आयताकार कोष्ठक का मतलब समझ गए कि ये वाला ब्रैकेट काम में लेते हैं। अब हम जैसे कि मान लो ये वाला ब्रैकेट बनाया मैंने यहाँ पे मैंने संख्याओं को लिख दिया, यहाँ पर भी संख्या को लिख दिया। दोनों केसेस की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर आयताकार कोष्ठक है जिनके अंदर संख्याओं का संग्रह हम लोगों को दिख रहा है, आंकड़े दिख रहे हैं हम लोगों को। तो अब एक शब्द यहाँ पर हम लोग और देखते हैं कि प्रदर्शन का मतलब क्या होता है, कि व्यवस्थित ढंग से लिखना। आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से कौन दर्शा रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वन या सेकंड वन, तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट वन के अंदर सारा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, आपको आराम से अरेंजमेंट दिख रहा है। तो ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स है। तो ये बात जब आप क्वेश्चंस को अटेंड करो तो ध्यान रखना आप लोगों को कि आंकड़े एकदम खुले खुले आपको इस तरह से दिखना चाहिए यहाँ पे। तो इस चीज़ को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे कि अगर जनरल लाइफ में अगर हम बात करें मैट्रिक्स के एग्जाम्पल को, तो अगर क्लास में हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर देख लो चाहे क्लासरूम के अंदर देख लो, वो मैट्रिक्स के आधार पर होता है। पिक्चर हॉल के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट होता है, वो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई हो जाता है। या बड़े से खेत के अंदर अगर कोई कॉलोनी काटते हैं हम लोग, तो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं कि लाइन है, इस पर प्लॉटिंग की कटिंग कर दी इस तरह से हम लोगों ने। तो ये मैट्रिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पर काम में ले सकते हैं। तो आंकड़ों को अगर हम लोग आयताकार कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हो सामने ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब आंकड़ों के लिए जरूरी नहीं कि आपके अंदर ये लिखा गया जो चीज़ होगी वो अल्फाबेटिक होगी, अंकों में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अगर बात करते हैं तो इस मैट्रिक्स के अंदर हम लोग यहाँ देखते हैं रेखाओं के बारे में बात करते हैं, लाइंस की बात करते हैं।
तो अगर हम लोग यहाँ पे जो मैट्रिक्स के अंदर जो दिख रहे हैं आपको पार्ट, ये अंदर वाला हिस्सा जो है इसमें ये लिखे हुआ है, ये अवयव कहलाते हैं। इन अवयव को अगर आप मिलाते हो, लाइन मिलाते हो, आपस में मिलाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि देखो इस प्रकार से मिलाने से क्षैतिज रेखाएं बन गई। या अगर अवयव को मैंने इस तरह से मिलाया तो ये हम जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं बन गई। तो अगर हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स के अवयव को मिला करके जो रेखाएं बनाते हैं, वो रेखाएं आप देख सकते हो कि दो प्रकार की हो गई। एक तो क्षैतिज रेखा है हॉरिजॉन्टल, और दूसरी ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस दो प्रकार की लाइंस होती है जब आंकड़ों को अगर आप व्यवस्थित ढंग से लिखते हो तो। इससे जो पहला एग्जांपल अभी हमने देखा था यहाँ पे, जिसको हमने कहा था कि मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको जो अवयव को अगर आप मिलाते हो तो कोई लाइंस नहीं बन रही, इसमें जिग जैग कंडीशंस बन रही है, तो ये व्यवस्थित ढंग से नहीं था, इसलिए हमने कहा कि वो मैट्रिक्स नहीं है। जब भी मैट्रिक्स बनेगी, अवयव को अगर आप लिखेंगे, व्यवस्थित ढंग से दर्शाएंगे, तो ये लाइंस इस प्रकार से बनेगी, जिसमें से एक जो होगी वो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी, दूसरी आपके वर्टिकल लाइंस होती है। मैट्रिक्स के अनुसार इन क्षैतिज लाइंस को हम लोग पंक्तियाँ कहते हैं, रोज बोलेंगे, और ये ऊर्ध्वाधर लाइंस जो होगी इसको हम लोग यहाँ पे स्तंभ कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। अब मान लो किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी पंक्तियां हैं, मान लिया मैंने m मान लिया, और स्तंभ जो है उसको मैंने n मान लिया। यहाँ अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इसको देखने से आपको मालूम पड़ गया कि जो पंक्तियां यहाँ पे 2 दिख रही है और कॉलम्स यहाँ पर आपको 3 दिख रहे हैं। तो अभी इसमें तो आपको दिख रहा है कि 2 और 3, अदरवाइज हम लोगों ने मान लिया कि किसी मैट्रिक्स के अंदर जो पंक्तियों की संख्या जो है वो m है और कॉलम की संख्या जो है वो n है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि परिभाषा के बाद का, कि मैट्रिक्स में जब आंकड़ों को दर्शाएंगे तो वहाँ पे लाइंस बनेगी, और ये 2 प्रकार की लाइंस होगी, जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइंस कहलाएगी। क्षैतिज लाइन को हम लोग पंक्तियाँ बोलेंगे और ऊर्ध्वाधर लाइन को हम लोग यहाँ पे कॉलम्स कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट अब आता है कि इसका नामकरण, नॉमेनक्लेचर। कि जो मैट्रिक्स दिख रही है, इस मैट्रिक्स को हम लोग कोई न कोई एक नाम दे देते हैं। अब ऐसा नाम देते वक्त ये नहीं देखना कि मैट्रिक्स का कौन सा जेंडर है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके अनुसार इसको अगर हम लोग क्या नाम दें, ऋतिक रोशन कहे या काजोल कहे, ऐसा नाम नहीं देना बेटा। यहाँ पे मैट्रिक्स का जो नामकरण होगा वो आप ध्यान रखना कि इसके जेंडर के अनुसार, लिंग के अनुसार नहीं देखना आपको कि कौन सी है। इसको सिंपल सा नाम दिया जाएगा। मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। तो अगर आपने इसका सिंपल सा नाम दे दिया ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स या सी मैट्रिक्स, जो भी है, इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। उसके बाद में अगला पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे, अब वहाँ पर आता है कि मैट्रिक्स का क्रम क्या है, ऑर्डर। तो अभी हमने देखा था कि मैट्रिक्स के अंदर पंक्ति और कॉलम्स होती है, तो उन पंक्ति और कॉलम्स को अगर आप उनके बीच में इनटू का चिन्ह लगा करके, क्रॉस का चिन्ह लगा करके लिखते हो तो वो मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है, क्रम कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी हमने बात की थी कि हमारे पास में मैट्रिक्स में पंक्तियां मैंने कितनी मान ली थी, m मान लिया था, स्तंभ कितने मान लिया था, n। तो एक मैट्रिक्स का सामान्यतः जो क्रम जो होता है वो m × n क्रम की मैट्रिक्स होती है। अब ये जो मैट्रिक्स आपके सामने दिख रही है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका क्रम क्या है, तो पहले आप यहाँ पे देखो कि क्षैतिज पंक्तियाँ, ये जो क्षैतिज लाइन जिसको पंक्तियाँ कहा था हम लोग, कितनी है कि 2 है। कॉलम्स कितने यहाँ पे 3 है, तो इसको 2 × 3 बोलना है, 6 नहीं बोलना, आप लोगों को गुणा नहीं करना है। 2 × 3 इसका ऑर्डर हो गया। अगर आप इसमें गुणा कर लेते हो तो ये अवयव की संख्या कहलाएगी।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो m इंटू n के बराबर, पंक्ति और कॉलम की संख्या के गुणनफल के बराबर, mn के बराबर। तो अगर अवयव की संख्या की बात करेंगे तो 2 का 3 से गुणा के तो 6 अवयव इसके अंदर है। और अगर क्रम की बात करेंगे तो 2 इंटू 3 ही बोलना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर एक चीज़ की बात करते हैं और उदाहरण लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कुछ मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, उनके क्रम की बात करते हैं अगर हम लोग। ये कुछ मैट्रिक्स आपके सामने दिख रही है, इनके क्रम की पहले बात कर लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे पंक्तियाँ जो आपको दिख रही है लेफ्ट से राइट वाली लिखा है 3 दिख रही है और ऊपर से नीचे वाली आपको 2 दिख रही है। तो आप बोलेंगे सर इसका जो क्रम है 3/2 का हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पंक्ति एक ही बन रही है, जबकि कॉलम्स यहाँ से भी बन सकता था, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी बन सकता था। अर्थात इसका जो क्रम है वो 1/6 हो गया। इस तरह से अब आपको मालूम पड़ गया तो इसका क्रम हो जाएगा 1/1। बच्चे ये बोलते हैं सर ये तो 0 है, तो लेकिन ये मैट्रिक्स के अंदर लिखा गया है तो इसका मतलब 0 इस मैट्रिक्स का एक अवयव है। और यहाँ से अगर आप देख रहे हो कि तो पंक्ति भी एक बन रही है, कॉलम भी एक बन रहा है, इसलिए 1/1 इसका क्रम हो जाएगा। इसका अगर क्रम कहे तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉलम तो एक ही बन रहा है, लेकिन पंक्ति यहाँ पे 3 बन सकती थी, इसलिए हम कहेंगे इसका जो क्रम होगा वो 3/1 होगा और इसका क्रम जो होगा वो 1/3। इस तरह से इसका क्रम देखेंगे तो पंक्तियाँ कितनी बन सकती है बेटा, यहाँ पे 6 बन सकती है, तो 6 इंटू 1 होगा। अब अगर देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ पे, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, उसको अब आपको ध्यान से देखना है कि 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा। कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 मैट्रिक्स का क्रम समान है, जैसे कि मान लो एक ए मैट्रिक्स मेरे पास में है, उसका क्रम मान लिया मैंने 2 इंटू 3 है। एक बी मैट्रिक्स मेरे पास में, उसका भी क्रम 2 इंटू 3 है। तो जब 2 मैट्रिक्स का क्रम समान है तो हम जानते हैं कि इसमें अवयव की बात करेंगे, अवयव की संख्या की बात करेंगे। इसमें कितने अवयव हुए बेटे, 6। इसमें भी कितने अवयव हुए, 6। तो यहाँ एक चीज़ बनती है कि अगर 2 मैट्रिक्स का क्रम समान है तो उनके अंदर अवयव की संख्या भी समान होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर उल्टा बात करें कि मान लो इसमें 6 अवयव और इसमें 6 अवयव, तो क्या शरीर जरूरी है कि इसमें क्रम भी समान होगा? ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे बेटे यहाँ देखो, इस मैट्रिक्स का क्रम आप देख रहे हो कि 3/2 है, अवयव कितने हो गए कि 6 हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्रम कितना है, 1/6 है, जो कि दोनों चेंज है। अवयव की संख्या यहाँ पर भी 6 है। दोनों में अवयव की संख्या तो बराबर है, लेकिन क्रम बराबर नहीं है। जबकि यहाँ देख रहे हो आप लोग, ये भी मैट्रिक्स जो है इसमें अवयव 6 है, लेकिन क्रम बराबर नहीं है। तो अवयव का अगर 2 मैट्रिक्स की अंदर हम बात करते हैं कि अगर क्रम बराबर है तो अवयव की संख्या बराबर होगी, लेकिन अवयव की संख्या बराबर है तो क्रम का बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है। इस पॉइंट पे आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटे। कैसे? जैसे यहाँ बात कि उस अवयव के सभी संभव क्रम लिखो जिसमें 6 अवयव है। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, वो कह रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर अवयव 6 हैं, तो वो उस मैट्रिक्स के कौन कौन से क्रम हो सकते हैं, सारे संभव क्रम लिखना है। अब क्रम के हम जानते हैं कि पंक्ति इंटू कॉलम, अर्थात 2 संख्याओं को गुणनफल में बताना मुझे, जिनका गुणनफल 6 आना चाहिए। तब आपने लिख दिया यहाँ पे कि 1/6 हो सकती है, 2/3 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 6/1 हो सकती है। अर्थात ये 4 प्रकार की मैट्रिक्स बन सकती है जिसके अंदर अवयव की संख्या 6 होगी। अच्छा, इसमें मेरा ध्यान रखना आप लोग, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आपने जैसे कि इस वाली चीज़ को आपने चेंज करते गए बार बार,
तो पीछे वाली आपकी ऑटोमेटिकली निकलती जाएगी। कई बार क्या करते हैं बच्चे रैंडमली निकाल लेते हैं, तो वहाँ दिक्कत आती है। मान लो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 6 अवयव नहीं है, मान लो 36 अवयव है, और अब बताओ उसका क्रम क्या होगा। अब बच्चे निकाल देंगे 1 इंटू 36, 36 इंटू 1, तो ये आप इस प्रकार से मत निकालो। अब आपने मान लो 1 इंटू 36 निकाला है, तो आप यहाँ लो 2 इंटू 18 तक की गलतियाँ नहीं होगी आपके, 3 इंटू 12, इस प्रकार से आप चलते जाइए। आगे वाली को आप चेंज कर लो या पीछे वाली को, जो भी आपकी इच्छा है, उसको एक को चेंज रखो, दूसरी को आप अपने आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। एक इधर का एक उधर के बीच में ऐसे निकालोगे, हो सकता है कोई बीच का टॉपिक आप वहाँ पे भूल सकते हो। इस चीज़ को दिमाग में ध्यान रखना। तो ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है 1 नंबर के ऊपर, कि अवयव की संख्या आपको मिल जाएगी, उसका सभी संभव क्रम आपको निकालना पड़ेगा। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, वो है कि अवयव की स्थिति। पोजीशन ऑफ एलिमेंट। मैट्रिक्स में किसी अवयव की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स ए हमने आपको दे दी है, और इस प्रकार से बेटा आपको एक मैट्रिक्स दे दिया आपको। पहले अगर आपको मैं कहूँ यहाँ पे कि बताओ इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, तो आप समझ गए कि यहाँ पर क्षैतिज रेखाएं कितनी बन रही बेटे आपके 3, तो आपने बोला कि पंक्तियाँ 3 बनेगी। कॉलम्स कितने बनेंगे, तो आपने बोला कि 5। अगर क्रम पूछता था बता देते थे इसमें सर 3 इंटू 5 क्रम की है। अगर आपको मैं पूछता यहाँ पे अवयव कितने हैं, ये तो इसका क्रम है। अगर मैं अवयव की संख्या पूछता यहाँ पे, तो आप जानते हो कि 3 का 5 से गुणा कर दिया तो 15 अवयव हो गए। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे अवयव की स्थिति के बारे में। अब अगर आपको मैं यहाँ पे देख कहूँ कि इस मैट्रिक्स के पहली पंक्ति के तीसरे कॉलम में कौन है, तो आपका ध्यान केवल इस पंक्ति की तरफ चलेगा। ये पहली पंक्ति पहले कॉलम पर आ रहा है, ये पहली पंक्ति दूसरे कॉलम पे, तो आप बोलेंगे सर पहली पंक्ति के तीसरे कॉलम का अवयव जो है वो 5 है। दूसरी पंक्ति का 5वें कॉलम का, तो दूसरी पंक्ति के 5वें कॉलम में आपने बोला कि सर √2 है। तो जब मैं यहाँ पे अवयव की स्थिति की चर्चा कर रहा था बेटे यहाँ पे, तो अवयव की स्थिति को दर्शाने का तरीका ये होता है ए और उसके नीचे IJ लिखते बेटे हम लोग। यहाँ जो संख्या आएगी I की जगह, ये उस अवयव के पंक्ति से संबंध रखेगी, और J की जगह जो अवयव आएगा, संख्या आएगी, वो उस अवयव के स्तंभ से संबंध रखेगा। जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ देता हूँ इस प्रकार से, ये लिखा हुआ मिल गया आपको। इसका मतलब यह है कि आपको मैट्रिक्स का वो अवयव चाहिए जो तीसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम में। और अब हम आपको कहें कि बताओ इसमें ये इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बता सकते हो कि तीसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम का मतलब इसका आंसर B है। इस तरह से अगर आपको मैंने कहा यहाँ पे 1 1 पहली पंक्ति का पहले कॉलम, आप बोल सकते हो कि सर 2 है। अब अगर आपको मैंने कहा कि बताओ इस मैट्रिक्स में 1/2 कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, अब आपको नजर आ गया कि 1/2 सर यहाँ पर है। अब उसको यहाँ पर ये ऐसे नहीं बोलेंगे यहाँ पर है, अब आपको ये पूरा बताना पड़ेगा कि ये 1/2 इस मैट्रिक्स की कौन सी पंक्ति और कौन से कॉलम से संबंध रख रहा है। तो आप बोलोगे सर ये दूसरी पंक्ति से संबंध रख रहा है। कॉलम कौन सा था, आपने बोला कि चौथा कॉलम है, अर्थात आप बताएंगे कि ये अवयव जो है इसकी दूसरी पंक्ति और चौथे कॉलम का है। इस प्रकार से इसको लिखना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी मैट्रिक्स के अंदर अवयव की स्थिति की चर्चा करेंगे, तो उसको लिखने का ढंग होता है AIJ, जहाँ A ध्यान रखना बेटा छोटे होता है। बच्चे कभी लापरवाही करते हैं, अवयव की स्थिति के लिए AIJ ये काम में आता है। ऐसा नहीं कि आप इस प्रकार से कैपिटल A नहीं करोगे, ये गलत है ध्यान रखना। क्योंकि हम लोग इसी चैप्टर में आगे एक बात करेंगे कि कैपिटल A किसी और चीज़ के लिए काम में लेते हैं। अवयव की स्थिति की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर याद रखना कि स्मॉल a, छोटा वाला a ही काम में लेना आप लोगों को। ये अवयव की स्थिति की बात करेंगे। अब आता है कि इस पॉइंट पे भी बोर्ड एग्जाम के ऊपर क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को देख लेते कैसा बढ़ेगा। उस क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले हम लोग एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ऐसा आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि AIJ के रूप में
के पदों में 2/3 क्रम के अवयव की रचना करो। अर्थात हमको एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिस मैट्रिक्स का क्रम 2/3 होगा। 2/3 क्रम का मतलब आप समझ गए कि उसमें पंक्तियां 2 है और कॉलम 3 होंगे। पहली पंक्ति जो लिखेंगे उसमें कितने अवयव आएंगे, क्योंकि 3 कॉलम है तो 3 अवयव आएंगे। एक तो पहली पंक्ति पहले कॉलम का आएगा, फिर पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का आएगा, फिर पहली पंक्ति तीसरे कॉलम का आएगा। उसी तरह से जब दूसरी पंक्ति बनाएंगे तो उसके अंदर भी 3 अवयव आएंगे। तो ये मैंने लिखा कि एक तो पहली पंक्ति पहले कॉलम का, पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का, पहली पंक्ति तीसरे कॉलम का, दूसरी पंक्ति पहले कॉलम का, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का, दूसरी पंक्ति तीसरे कॉलम का। मैट्रिक्स है, आयताकार कोष्ठक लगा दो, नाम देना है कोई भी नाम दे दिया। तो ये AIJ इस तरह से IJ के पदों में लिखना, तो ये हमारा आंसर आ गया कि 2/3 क्रम की मैट्रिक्स की रचना होगी। अब अगर मुझे दूसरा क्वेश्चन बनाना है तो मुझे बाकी देखो कहीं चेंज नहीं करूँगा, मैं केवल यहाँ चेंज कर रहा हूँ। ये जो क्रम मैंने दिया 2/3, अगर इसको हटा करके मैं कह देता तो नहीं, मुझे तो 3/4 क्रम की चाहिए, केवल क्रम वाला पार्ट को मैं हटा रहा हूँ। तो आपने नाम दे दिया आंसर कि मैट्रिक्स का नाम A, 3 पंक्तियाँ बनानी पड़ेगी, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी और ये तीसरी। कॉलम कितने बनाने पड़ेंगे बेटे, 4। तो ये पहली पंक्ति के पहले कॉलम का, पहली पंक्ति के दूसरे कॉलम का, पहली पंक्ति का तीसरे, पहली पंक्ति के चौथे कॉलम का अवयव। उसी तरह से दूसरी पंक्ति के पहले कॉलम का, ये दूसरे कॉलम का, दूसरी पंक्ति के तीसरे कॉलम का, दूसरी पंक्ति के चौथे कॉलम का अवयव। इसी तरह से यहाँ बात करेंगे तीसरी पंक्ति के पहले कॉलम का, तीसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम का, तीसरी पंक्ति के तीसरे कॉलम का और तीसरी पंक्ति के चौथे कॉलम का। ये हमारे 3/4 क्रम की मैट्रिक्स को हमने AIJ के पदों के रूप में लिख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर इस पे क्वेश्चंस किस टाइप से आता है, इसकी बात कर लेते हैं और उसको अटेंड कैसे करना आपको। एक 2/3 क्रम के अवयव की रचना करो जिसमें AIJ बराबर I + J दे दिया आपको, एक कंडीशन डाल दी मैंने आपको। तो पहला आपको हम जानते हैं कि मैट्रिक्स बनाना है 2/3 क्रम का, तो आपने सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपने माना वहाँ पे कि मैट्रिक्स का नाम A दे दिया और उस मैट्रिक्स को पहले आप 2/3 क्रम की जो मैट्रिक्स है उसको AIJ के पदों में लिख लो। तो हमने कहा कि AIJ के रूप में ये पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरे कॉलम तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ये मैट्रिक्स। इस प्रकार से हमने पहले AIJ के पदों में मैट्रिक्स को मान लिया। अब हम बात करते हैं कि जैसा मैं जो क्वेश्चंस कह रहा हूँ उसके अनुसार हम लोग हल निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे अवयव में IJ है तो उसमें आपको I + J के बराबर उसका मान आएगा। अब हमारे जो मैट्रिक्स जो है उसमें IJ नहीं, जैसे मान लो IJ के रूप में लिखा मैंने, यहाँ पे A11 लिखा हुआ है तो I की जगह 1 आ गया, J की जगह 1 यहाँ पर आ गया, तो इधर भी आपको यहाँ पे 1 + 1 करना पड़ेगा, अर्थात इसका आंसर 2 आ जाएगा। इस तरह से अगर 1/1 अगर मैं यहाँ बात करूँ A12 की बात करेंगे तो 1 + 2 = यहाँ पे 3 आ जाएगा। A13 की बात करेंगे तो 1 + 3 = 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप A21 की बात करते हो तो 2 + 1 = 3, 2 की बात करेंगे तो 2 + 2 = 4 और 2 3 वाला अवयव अगर आप निकालेंगे तो 2 + 3 = 5। ये चीज़ें आपने इसको मान लो समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब आप लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से A मैट्रिक्स जो है आपके, इस अवयव का मान हम लोग निकाल चुके हैं कि जहाँ A11 है वहाँ पर हम लोग 2 लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया 2, इस तरह से यहाँ आ गया 3, यहाँ 4, 3 4 5 और ये आपका फाइनल आंसर। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहला तो आपको जो क्रम दिया है उस क्रम को देखते हुए आप मैट्रिक्स को AIJ के रूप में लेके डालो और फिर आपको उस अवयव के बीच में संबंध जरूर मिलेगा,
उस संबंध में प्लस है तो प्लस कर लो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लो, घटाने की बात करा तो घटाने की बात कर लो। कोई गणितीय संक्रिया उसके बीच में आई और जे के बीच में दी जाएगी, उस चीज़ का प्रयोग करके आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी अलग अलग करके, और उसके बाद सारा का सारा मान समीकरण नंबर 1 में उन अवयव को हटा करके उसकी जगह पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा एग्जाम के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे। तो अगर बेटा यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ पे कि अभी हमने जो पढ़ा है यहाँ पे परिचय के अंदर, उस चीज़ को अगर एक बार वापस देखा जाए तो क्या क्या पढ़ा, इस चीज़ को अगर हम लोग एक बार देखें तो बेटा एक तो आपने पढ़ा इसका कि परिभाषा क्या होती है, परिचय के अंदर ये पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। फिर आपने पढ़ा कि इसके अंदर रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। फिर आपने पढ़ा कि इसका क्रम कैसे दर्शाते हैं। फिर आपने पढ़ा कि यहाँ पर अवयव की स्थिति की बात कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें हमने एक एक करके इस पहले पॉइंट के अंदर डिस्कस की, जहाँ पर हमने कहा कि 2 टाइप के क्वेश्चंस बने थे हमारे इस हेडिंग के अंदर। हालांकि क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा नहीं था, 1-1 नंबर का ही था, लेकिन इसके अंदर हमारे इस टाइप के 2 क्वेश्चंस बन गए थे और बेसिक जो नॉलेज था मैट्रिक्स से संबंधित वो हमको यहाँ पे मालूम हो गया। तो अब जब अगला वीडियो आएगा तो हम लोग अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके भी टॉपिक को पहले एक बार डिटेल्स में पढ़ लेंगे। सारे चैप्टर को, टॉपिक्स को एक बार डिटेल्स में पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसके ऊपर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, कहाँ आपको क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमा सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करना और आगे फॉरवर्ड भी करना आप लोगों को। ओके बाय, थैंक यू।